वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट स्नैप डे 18, जिसके अंदर हमने टोटल बहुत सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्नैप एग्जामिनेशन। तो ये रहा स्नैप 18 और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। इसके अंदर मैंने 10 बहुत ही अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ जो काफ़ी यूजफुल होंगे आपके स्नैप एग्जाम के लिए। इसके पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ, उसको ज़रूर एक बार देख लेना ताकि आपको आने वाले लास्ट जो अटेम्प्ट होगा आपका स्नैप में उसमें आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया या बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म फिलिंग आपको करना होता है एक साथ, तो वहाँ पर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी बिकॉज हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है हेल्प लगेगी हमारे मेंटर्स की। तो आपके लिए ये मेंटर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसमें कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके जो भी क्वेरीज होंगे यहाँ पर आपको व्हाट्सअप कर देना इस नंबर के ऊपर और हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेक श्योर करना कि आप हमारे ऑफिस टाइमिंग मैसेज करो 10 to 6 PM एंड संडे को रिप्लाई नहीं दे सकते, बट अदर देन जो भी टाइमिंग होगा वहाँ पर जो है हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर एंटायर क्वेरीज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। ये क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट। ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 3:1। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड का आपको रेशो यहाँ पे गिवन है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जैसे कि मान लो दो ट्रेनें हैं। ठीक है, मैंने पहले वाली जो क्लास हमारी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थी वहां पर मैंने बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर कंप्लीट जो है शॉर्टकट आपको बताया गया है, उसको जरूर एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं आप, ताकि जो है आपको हेल्पफुल होगा ये लेक्चर समझने के लिए। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बेसिकली क्या होता है, मान लो ये आपके सामने ऐसा एक ये रिवर है। ठीक है, इस रिवर के अंदर जो है ये अगर बोट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ है एंड जो हमारा स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एंड उसके साथ जो बोट है उसका स्पीड मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में जो है बोट कितना ट्रैवल करेगा, ये 5 किलोमीटर ट्रैवल तो करेगा ही करेगा, उसके साथ ही जो ये स्ट्रीम है उसको 2 किलोमीटर आगे लेकर जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 5+2 विच इज 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बेसिक है, क्लियर है। अगर मान लेते हैं जो स्ट्रीम का स्पीड इस तरफ है, ऐसे उलट दिशा में है, तो ये बोट इस तरफ जा रहा है और आपका स्ट्रीम इस तरफ आ रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, 5-3 होता है जो कि 5-2 होगा, जो कि आपका आएगा 3, ये होता है आपका अपस्ट्रीम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है बहुत सारे पहले क्लासेस के अंदर। तो डाउनस्ट्रीम जो होता है वो होगा u+v। यू यहाँ पे डिनोट करता है स्पीड ऑफ बोट एंड वी डिनोट करेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए। एंड उसके साथ ही आपको यहाँ इसका जो है दिया है ये है 3 एंड u-v जो आपके सामने गिवन है ये है 1। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2u की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड u का वैल्यू आ जाएगा 2, और उसके साथ ही v जो है हमारा कितना आएगा, v की वैल्यू आएगी 1। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि u एंड v जो है, यानी बोट का स्पीड एंड जो स्ट्रीम का स्पीड है उसका हमारे पास जो है रेशो आ चुका है, यानी 2:1 के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी यहाँ शॉर्टकट में कि u हमारे पास 2 है एंड v जो है वो हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आगे दिया है इफ द बोट कवर्स 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, अब बोट जो है डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड इक्वल्स टू आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगा डाउनस्ट्रीम में, सर ये आएगा u+v विच इज नथिंग बट 2+1 यानी कि 3x आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, सर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 96 किलोमीटर, और कितने समय में कर रहा है, सर ये कर रहा है 8 घंटे के अंदर। ठीक है, तो देखो ये 3 से कटेगा ऐसे 3 टाइम्स और जाएगा 2 टाइम्स, ये 8 का जाएगा 4 टाइम, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो u है, u यानी कि बोट का स्पीड, ये कितना आएगा सर, बोट का स्पीड आएगा 4×2 = 8 एंड स्ट्रीम का स्पीड आएगा हमारे पास 4। तो बोट का स्पीड आ चुका है 8 एंड स्ट्रीम का स्पीड हमारे पास आ चुका है ये है 4। क्लियर है पॉइंट, ये रेशियो जो है हमने यहाँ पे निकाला है। आगे दिया है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 108 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। अब जो बोट है अपस्ट्रीम जा रहा है यानी कि u-v होगा, यानी कि स्पीड को हम क्या करेंगे, स्पीड को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा सर 4। ठीक है, आगे आपको क्या दिया है 108 किलोमीटर इसका जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। टाइम आपको निकालना है, ये 4 का जाएगा 2 टाइम्स, 2 बच गया, 4 का 7 टाइम्स, यानी कि जो टाइम आएगा सर ये टाइम आ चुका है 27 सेकेंड इज द राइट आंसर। इस सवाल का जवाब बन चुका है 27 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। टाइम हमारे पास आ चुका है कि 108 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 27 सेकंड लगेंगे। तो ये इस सवाल का जो है जवाब आपके सामने है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता है सर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो काफी ये भी इजी दिया है। ट्रेन पी whose speed is 72 किलोमीटर पर आवर एंड लेंथ x मीटर, ठीक है, crossed a platform whose length is twice times its length in 36 सेकेंड, ठीक है। फाइंड a time taken by t by train q whose length is x plus 20 and speed is double that of pre क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो समझते हैं सवाल में क्या दिया है। पहले अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन पी जो है जिसकी स्पीड आपके सामने गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके सामने ट्रेन पी का स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर एंड उसकी लेंथ दी है x मीटर, जो हमको नहीं पता, ठीक है। आगे दिया है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, किससे, लेंथ ऑफ इट्स ट्रेन, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अगर मैं ट्रेन पी की यहाँ पे बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेन पी, ठीक है, तो ट्रेन पी के अंदर यहाँ पर आपके सामने काफी इजी से क्या दिया है, देखो यहाँ पे ट्रेन पी का यहाँ पे आपके सामने क्या कह रहा है, ठीक है। ट्रेन पी काफी इजी से ये कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म का क्रॉस करने वाला है एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, वो ट्वाइस होगी एज ट्रेन पी की। अगर मैं ये कहता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन पी ले रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ ट्रेन पी क्या आएगा सर, इसको हम ले लेते हैं सर, हमको नहीं पता, लेट अस टेक अ एग्जांपल, इसको हम ले लेंगे x, ठीक है। अगर आपको x नहीं लेना है आप कोई और वैल्यू ले सकते हो जिससे आपको आसान हो जाएगा। तो इसको मान लेता हूं मैं यहाँ पर p मान लेंगे, ठीक है, जो लेंथ है। और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या आएगी सर, जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ आपके सामने आ जाएगा 2p। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उसका लेंथ ट्वाइस दिया है ना, तो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर उसका स्पीड है और यहाँ पे टाइम दिया 36 सेकेंड। तो मुझे एक बात बताओ आप सब लोग कि क्या टाइम सेकेंड्स में है एंड स्पीड हमारा किलोमीटर में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 72 इंटू 5/18, जिसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जाएगा 18 का 4 टाइम्स, यानी कि 20 आ गया स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पी क्या आ गया सर ये आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे दिया है, अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या आएगा सर, ये सिंपल है। स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस है 2p एंड p, क्योंकि अगर दो ट्रेन एक, देखो हमेशा याद रखना ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म अगर क्रॉस करते हैं तो हम दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। अगर ट्रेन दोनों क्रॉस कर रही है तब भी हम लेंथ को ऐड करते हैं, ये बेसिक रूल है स्पीड आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के अंदर। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा सर 3p डिवाइडेड बाय टाइम आपके सामने गिवन है सर, ये दिया है 36, क्लियर है। तो देखो ये 3 का जाएगा ऐसे 12 टाइम, यानी कि 12 दूनी 24, तो p का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 240। तो p मतलब क्या है, ये ट्रेन लेंथ ट्रेन p, लेंथ ऑफ ट्रेन p, ये कितना आ चुका है सर, ये आ चुका है 240। तो मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ कि हमारे सामने जो डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पे ट्रेन p का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन p मैं यहाँ पे लिख दूंगा 240 है करके, ठीक है। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये इसका ट्वाइस बोल रहा है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा सर, 240 का 2 टाइम्स, जो कि होता है 480। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है सर ये हो जाएगा 480, क्लियर है पॉइंट सर, ये बन चुका है 480, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे सामने जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने अभी तक सॉल्व किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हमको चीज़ों को सॉल्व करना है और, ठीक है। आगे दिया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू, हमको टाइम निकालना है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आएगा सर, देखो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू हुज लेंथ इज x प्लस 20, x यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन p था इससे आप 120 ऐड करोगे, यानी कि 240 में यहाँ ऐड करूंगा तो आएगा 63, यानी कि लेंथ आ चुकी है यहाँ पर 360, ठीक है। आगे दिया है आपको, यहाँ पर क्या बोला है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, यानी कि जो प्लेटफॉर्म हमें लेना है उसका भी लेंथ लेना होगा, जो कि है 480 डिवाइड बाय, आगे आपको क्या दिया देखो यहाँ पे स्पीड कह रहा है कि स्पीड क्या होगा, जो स्पीड है ट्रेन क्यू का वो डबल है स्पीड पी से। तो ट्रेन क्यू का स्पीड कितना है, ट्रेन पी का कितना है 20 है, तो उसका डबल आएगा 40। तो देखो सिंपल है, ये 0 से 0 कट जाएगा सबका,
और ये 4 से कटेगा 9 बार, ये 4 से कटेगा 12 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 21 सेकेंड जो है वो लगेंगे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। इस सवाल का जवाब बन चुका है 21 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या हमने इसको सॉल्व किया है बेहतरीन तरीके से? ठीक है, एक बार सब लोग देखो, इसको एनालाइज करो कि मैंने कैसे आपको सॉल्व करके दिया है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सर हमने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें की थी और क्या क्या हमने करने की ज़रूरत है। तो हमेशा एक चीज़ याद करो, एक आपको मैं समझाता हूँ सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। कभी भी आप किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो हमेशा से एक चीज़ आप दिमाग में रखना है कि जो एजुकेटर सामने क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, आप जब क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंड करने के बाद आपका पहला काम ये होता है कि उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्या पॉइंट क्लियर है? उस क्वेश्चंस को आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा पॉज करके, जिससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो आप इसको दोबारा एक बार पॉज करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस के अंदर कैसे इसको सॉल्व किया है करके। क्लियर है पॉइंट? वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपको सॉल्व करना है पॉज करके। आप यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो सब लोग, सबके सब। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन टू टाउन्स ए एंड बी द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इज गिवन। ठीक है, दो टाउन है ए एंड बी। एक टाउन है ए जिसके अंदर मेल एंड फीमेल का रेशो आपके सामने गिवन है जो कि है 4:1। एक बी टाउन है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल का रेशो आपके सामने गिवन है जो कि है 5:2। आगे आपके सामने ये दिया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द बोथ टाउन इज इक्वल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों टाउन का पॉपुलेशन इक्वल है। अगर पॉपुलेशन दोनों टाउन का इक्वल है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के एडिशन इक्वल होना चाहिए? यानी कि 4+1 5 और 5+2 7, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है तो इक्वल बनाता है। 7 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो ये क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये बन गया 7। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल किया ताकि अभी आपको जो लग रहा है कि हाँ ये दोनों के दोनों इक्वल है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? अब हमने दोनों को इक्वल किया क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा था कि दोनों के दोनों जो है वो इक्वल होना चाहिए इनके पॉपुलेशन। ठीक है, अब आगे दे रहा है कि टोटल मेल्स इन टाउन ए, जो टाउन ए के अंदर मेल है यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, ये 96 मोर देन टोटल मेल इन टाउन बी। यानी कि ये जो टाउन बी के अंदर मेल है इससे ये 96 ज़्यादा होना चाहिए। बट सवाल के अंदर तो आपको 3 ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू 96 दे रखी है। तो पूछा आपको यह है, फाइंड द फीमेल्स इन द बोथ द टाउन टुगेदर। अब दोनों फीमेल्स का आपको निकालना है, यानी 17 की वैल्यू आपको पूछी है। तो देखो 3 का जाएगा 3 टाइम्स, 3 का जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 को, तो आंसर क्या बनेगा सर? जाएगा 34 और 17 3 51 और 1 3 हो गया 54। तो ये आंसर, हमारा आंसर बन गया 544 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रिक थी, ये कह रहा था कि दोनों टाउन के जो यहाँ पर मेल एंड फीमेल है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमने इक्वल बना लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, ये रहा 544 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, mark price of an article is 3 times of its cost price and discount of D is given such that profit on article is 66 point more than। ठीक है, अब ऐसे सवाल में हमेशा से एक चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन को कभी भी रिवर्स फॉर्मेट में पढ़ो। रिवर्स फॉर्मेट में इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या इसके अंदर गिवन है। रिवर्स में पढ़ते हैं, रिवर्स यानी कि देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट गिवन है 25% का, डिस्काउंट जो है वो गिवन है 25% का, किसके ऊपर? ऑन आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर 25% डिस्काउंट गिवन है, तो 25% होता है 1/4। अगर 4 इसका मार्क प्राइस है, ठीक है, तो आपने डिस्काउंट दिया है 1 का, तो यहाँ पर मार्क प्राइस की वैल्यू आ चुकी है चलो डिस्काउंट को हम मान लेते हैं डी, क्योंकि ऑलरेडी सवाल के अंदर उन्होंने कहा है कि डी एज द डिस्काउंट है करके। क्लियर है पॉइंट? मार्क प्राइस 4 हो चुका है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि देखो
जो प्रॉफिट है आर्टिकल के ऊपर, जो प्रॉफिट हुआ आर्टिकल के ऊपर, वो क्या है सर? वो है 66% मोर देन दैट ऑफ डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट दिया है उससे 66% मोर देन कह रहा है, डिस्काउंट से 66% मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट की वैल्यू 1 है, तो डिस्काउंट से 66.66% यानी कि होता है 2/3। अब ये मोर कह रहा है यानी कि 2 ज्यादा कह रहा है। तो अगर डिस्काउंट डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट क्या है? डी है। तो प्रॉफिट कितना बनेगा सर? प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी 5/3, डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यानी कि डिस्काउंट जो भी है उससे हमको 5/3 निकालना है। अगर डिस्काउंट की वैल्यू मान लो 21 है, 21 अगर डिस्काउंट की वैल्यू है तो हम इसका निकालेंगे 5/3। कितना आता है 5/3? सर ये आ जाएगा 3 का 7 टाइम्स आएगा, 3 का 7 टाइम्स जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। ऐसा आपको इस सवाल के अंदर कह रहा है। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज आपको सवाल के अंदर कहने की कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया है। आगे दिया है द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस क्या होना चाहिए? मार्क प्राइस जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशो बन रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इसका 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर मार्क प्राइस आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो यानी कि मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप एक काम करो सर, यहाँ पे जो मार्क प्राइस लिया है ना, आप ऐसी मार्क प्राइस ले लो जहां पर ये रेशो हमें इक्वल करने की जरूरत ना पड़ेगी। यानी कि ये देखो ये 3x है, ये 4x है, इसको आप इक्वेट भी कर सकते हो। कैसे इक्वेट करेंगे सर? सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे भी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं डिस्काउंट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ले रहा हूँ तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा? हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? सिंपल ऐसा डिस्काउंट हमारा बन जाएगा यहाँ पर 3D। 3D डिस्काउंट बन गया। तो डिस्काउंट से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? बचा क्या हमारे पास? 5/3 बच गया। 5 बाय यानी कि सिर्फ 5 बच गया। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो सब कुछ हम निकालते हैं अभी यहाँ पे, तो ये बनेगा 12x, ठीक है। ये मार्क प्राइस हो जाएगा 12, ठीक है। ये तो 4x है और ये मार्क प्राइस यहाँ पे बन गया 4, 4 इंटू 3 विच इज 12, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 4x कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस है सर 12, ठीक है, मार्क प्राइस 12 दे के रखा है। आप डिस्काउंट दे रहे हो 3 का, आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने का? 3 का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8x, सॉरी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9x। क्लियर है पॉइंट? यानी कि 12 में से 3 रुपए आप घटा रहे हो तो 9x हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट 5 दिखेगा आपको यहाँ पे। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट 5 दिख रहा है यानी कि हमारा इक्वल हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पर प्रॉफिट 5 है, यहाँ पर भी प्रॉफिट 5 है। तो पूछा आपको यह है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, ठीक है। आपने एक का प्रॉफिट कमाया है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5x का। कितने पे हुआ है? 4x पे। तो यहाँ 100 पे कितना? तो ये आएगा सर 125% इज द राइट आंसर, जो कि हमारा यहाँ पे नॉन ऑफ दिस सवाल बनता है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही? एक बार हाँ या ना बोलो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक और बार रिपीट करके भी समझाता हूँ ताकि आपको बच्चों को यहाँ पे समझ में आ जाए सभी को। देखो अब यहाँ पर ये चीज कह रहा है, देखो रिवर्स में आर्टिकल पढ़ो हमेशा। डिस्काउंट 20% आपको दिया है, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट अगर 20% दे रहा है तो डिस्काउंट की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x है करके, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर? मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा कितना? 4x हो जाएगा मार्क प्राइस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आगे दिया है कि प्रॉफिट ऑन आर्टिकल, जो आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट हुआ है वो 66.66% मोर देन डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है यहाँ पे? x है। इससे हमें कितना ज्यादा लेना है? डिस्काउंट से प्रॉफिट हमें लेना पड़ेगा, कितना लेंगे हम इससे? 5/3x लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 5/3x। कैसे सर? देखो 66.66 का परसेंट का मीनिंग होता है, ये है सर 2/3। क्लियर है? अगर हमें क्या निकालना है? हमें मोर बोला है तो 5/3 निकालना पड़ेगा। किसका? डिस्काउंट का। यही मैंने यहाँ पे आपके सामने निकाला है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही? इतना यहाँ पे जो मैंने समझा है, क्या सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे दिए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3x देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर x है तो मार्क प्राइस हमारा 3x होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। बट देखो यहाँ पर मार्क प्राइस 3x है, यहाँ पर मार्क प्राइस 4x है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को 4 से, तो मार्क प्राइस बन जाएगा 12x एंड कॉस्ट प्राइस बन जाएगा यहाँ पे 4x। क्लियर है? तो जो मार्क प्राइस बन गया ये बन गया 12x, कॉस्ट प्राइस बन गया यहाँ पे 4x। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है। अब यहाँ पर अगर 12 है तो इसको भी हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन गया 12x और यहाँ पर भी आ गया 3x। तो देखो अभी हमारे पास क्या समझ में आ गया, डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट आ चुका है यहाँ पे 3x। क्लियर है? अब देखो अगर यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पे जगह पे हमें 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3x है ना, तो मुझे बताओ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना बन गया? सर प्रॉफिट भी हमारा बन चुका है यहाँ पर 5x। तो देखो सब लोग यहाँ पे 12x का कोई आर्टिकल है, आप इसके ऊपर 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि आप सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस होगा 9x, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिख रहा है आपको? डिस्काउंट 5x का, सॉरी प्रॉफिट आपका 5x का है। आपने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, कितने पे कमाया आपने? 4x पे, तो 100 पे कितना, यानी क्या आएगा सर? 125% इज द राइट आंसर। ये रहा सवाल का जवाब, जो कि आएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग इसको सॉल्व करो। अभी आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाओ। अंकुर एंड भास्कर टुगेदर टेक्स 15 डेज टू वर्क। ठीक है, अंकुर एंड भास्कर जो है दोनों साथ में मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, अंकुर एंड भास्कर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी होगी ए एंड बी की होगी बी, तो ये 15 डेज तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया है व्हाइल अंकुर एंड चंदन टुगेदर टेक्स 25 डेज टू डू दैट सेम वर्क, यानी कि जो काम ये लोग कर रहे हैं यही काम अभी अंकुर एंड चंदन करने वाले हैं। ठीक है, तो अंकुर का एफिशिएंसी ए, चंदन का सी हो गया, और इसको ये टाइम लेता है 25 दिन को करने के लिए। आगे दिया है भास्कर का यहाँ पे 200 मोर परसेंट एफिशिएंसी है चंदन से, यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूँ चंदन का अगर एफिशिएंसी मान लो x है, तो भास्कर का कितना होगा? यहाँ पे भास्कर का हो जाएगा 3x, इससे 200% ज़्यादा बोल रहा है। तो भास्कर का आ चुका है b एंड चंदन का आ चुका है यहाँ पे x, तो यहाँ रख देते हैं। तो a का मान लेते हैं a है करके, भास्कर का 3x है तो मैं यहाँ 3 मान लेता हूँ, इनटू आ जाएगा 15 इक्वल्स टू, देखो 5 का 3 बार, 5 का 5 बार, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली 3 ही लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं सीधा 3 लिख दूंगा। आगे दिया है अब चंदन का x है, तो देखो a प्लस एक्स को मैं 1 लिख दूंगा, चंदन का यहाँ जो डेज है 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगा 3a प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू 5a प्लस 5 हो जाएगा। देखो अब 3a को उधर भेजो तो ये आएगा 2a, 5 को इधर लेकर आओ तो आएगा 4, यानी कि a का वैल्यू बन चुका है 2, a आ चुका है 2। अब आगे दिया है तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो, ठीक है, देखो अभी आपको वर्क पता होना चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा। तो वर्क कैसे पता लगाएंगे? देखो यहाँ a का वैल्यू 2 आ चुका है, तो अगर मैं a यहाँ 2 रख दूं और चंदन का क्या है, यहाँ पे चंदन का 1 है, तो 3 इंटू 25 कितना होता है? 325 कितना होता है? 75। तो 75 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना है तीनों का? एफिशिएंसी 3 1 4 हो गया, 4 और 2 हो गया 6, यानी कि डिवाइड बाय 6 आएगा, तो आंसर बनेगा 12.5 इज द राइट आंसर। 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12.5। ये रहा सवाल का जवाब। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया, देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिजेस जो है कवर करता है सर्टन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एंड इट रिटर्न्स बैक टू स्टार्टिंग राइडिंग अ स्कूटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सिंपल सा चीज है। अब वो किसी जर्नी में जा रहा है तो हमको डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं d। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, जाते समय इसके पास कार है और रिटर्न आते समय इसके पास स्कूटर है, तो आपको एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है यहाँ पे? सब लोग जल्दी से बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है? सर एवरेज स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम होता है। ठीक है,
अब टोटल टाइम कैसे निकालता है, जाते समय उसको टाइम लग रहा होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डी है। स्पीड कितना है यहाँ पे, स्पीड उसके 45 किलोमीटर है, तो 45 मैं लिख दूंगा, ठीक है। आगे क्या दिया यहाँ पे, आते समय उसका डिस्टेंस, उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो जब रिटर्न आ रहा था तब डिस्टेंस डी था, सेम डिस्टेंस डिवाइड बाय, तब 30 किलोमीटर इसका क्या है, स्पीड है। तो सर्टन डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो उसको मैं डी मान लेता हूँ, क्योंकि अभी हमको नहीं पता है ना, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब दोनों को टोटल टाइम को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डी अपॉन 45 प्लस डी अपॉन 30 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो बेस सेम करता हूँ, अगर बेस सेम करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3 से यहाँ कर दो, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो बेस आपका 90 हो जाएगा, 2d प्लस 3d बन जाएगा 5d। टोटल टाइम कितना लगा है सर, टोटल टाइम लगा है 5d अपॉन 90। तो देखो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग गया, 5d अपॉन 90। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, जाकर वापस आ रहा है, जाते समय d था, आते समय भी d था, यानी कि 2d हो जाएगा। 2d ये जो चीज़ है, ये टाइम जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 90 अपॉन 5d, लिख सकता हूँ मैं इसे। तो d से d कट गया, ये जाएगा 18 टाइम्स, तो 18 दूनी 18 टू ज़ा 36, 36 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है, यहाँ पर एवरेज स्पीड है। तो ये सवाल का यहाँ पे जवाब बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, 36 का राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ टीम ऑफ 140 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। 140 पीपल कैन डू पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पर एक पर्सन का मुझे एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, जिसको मान लेता हूं मैं P। ऐसे टोटल 140 लोग हैं, तो 140 लोगों का 140 P क्या हो जाएगा, 140 पर्सन्स का 140 P हो जाएगा इनका एफिशिएंसी टोटल, और ये 40 डेज तक काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे दिया आफ्टर 25 डेज दे रियलाइज दैट 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। ओके, ठीक है, फाइन। ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, कि ये एक्चुअली सवाल ऐसा दिया है यहाँ पे कि मैंने एक काम सोचा कि मान लेते हैं सर्टन वर्क मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। सर्टन वर्क कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि 140 आदमी की जरूरत पड़ेगी, और मैं इनको काम पे लगाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, ठीक है। ओके, फाइन। अब आगे क्या दिया है देखो यहाँ पे, 25 दिन के बाद, 25 डेज के बाद मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ 40% काम हुआ है। 40% काम हुआ है मतलब मैं कह सकता हूँ 2/5 काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 3/5 है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 3/5 है। तो मुझे अभी एक बात बताओ यहाँ पर कि रिमेनिंग जो काम मुझे करना है, उसे करने के लिए अब सर्टेन टाइम में खत्म करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे देखो, आप मान लेते हैं कि आपको जाना है पुणे टू बॉम्बे। आपने सोचा कि मुझे 4 घंटे लगेंगे जाने के लिए, और मेरी स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। बट आपको समझ में आया कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, हमें सर्टन टाइम में अगर पहुंचना है, यानी कि 4 घंटे में पुणे से बॉम्बे पहुंचना है, तो हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मुझे सर्टन टाइम के अंदर मुझे वहां पहुंचना है। तो वो स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सेम सवाल यहाँ पर वैसे दिया है कि टू फिफ्थ काम हो चुका है ऑलरेडी, अब बचा कितना है, 60% बचा है। 60% काम करने के लिए मुझे और लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो वो लोग कितने होने चाहिए, वो आपको निकालने के लिए यहाँ पे सवाल के अंदर दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे जो पर्सन की एफिशिएंसी है उसको मान लेते हैं 1 यूनिट, यानी कि एक आदमी यहाँ पे 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा 560। ये टोटल आपका वर्क है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। टोटल जो हमको काम करना है सर, टोटल हमें काम करना है यहाँ पे 560 यूनिट। ये क्या करना है हमको, इतना जो है ये काम खत्म करना है, ये आपको यहाँ पे कह रहा है। टोटल वर्क आपको दिया है। अब आगे क्या दिया देखो, 25 डेज तक यहाँ पर 40% ही काम खत्म हो चुका है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 20%, 41 कितना होता है इसका 40%, 560 का 40% निकालो कितना होता है सर, ये आएगा 2/5। तो 5 का 1 टाइम, 5 का 1 टाइम, अगेन जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 दूनी 4, 2 और 2, यानी कि 224 काम हो चुका है। इतना काम कंप्लीट हो चुका है, इतना जो है काम वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है पॉइंट।
तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ सब लोग, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम। क्लियर है पॉइंट? तो टोटल वर्क कितना दिया है हमको? टोटल वर्क है सर 560 यूनिट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 140 लोगों को लगाता हूँ काम करने के लिए, अगर मैं 140 लोगों को अगर मैं लगाता हूँ काम करने के लिए, 140 टोटल पर्सन है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे शायद 140 इंटू 40 है ना, तो काम हो जाएगा 5600। मैंने गलत लिया यहाँ पे, मैंने वन एक जीरो कम लगाया। टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है सर 5600, टोटल इतना काम है। ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर टाइम में होता, यानी कि सारे के सारे जो टोटल मैंने लोग लगाए थे ये प्रॉपर काम करते, तो ये 40 में खत्म हो जाता। बट ऐसे हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 25 दिन तक 25 दिन तक यहाँ पे सिर्फ काम क्या होता रहा? 40% काम होता रहा यहाँ पे। कितने लोगों से? 140 लोगों से। तो मैं कह सकता हूँ 20 to 40 इतना काम कंप्लीट हो चुका है, इतने लोगों को 140 लोगों को काम लगाकर। क्लियर है पॉइंट? अब रिमेनिंग काम कितना बचा है सर, मुझे जल्दी से बताओ। सर रिमेनिंग काम बचा होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर 3360। इतना काम अभी भी इनकम्प्लीट है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इतना काम इनकम्प्लीट है। अब ये काम अगर 3360, अगर ये लोग जो है, अगर जैसे पहले काम कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे 140 लोग, अब इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 140 पर डे का। अगर उसी हिसाब से अगर काम चलता, अगर उसी हिसाब से अगर मैं इनको काम करता, तो जो टाइम पीरियड हमको दिया है उस टाइम पीरियड में तो काम खत्म नहीं होता, यानी कि हमको और टाइम आगे लगता। क्लियर है पॉइंट? तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूं कि 114 लोग तो मैंने ऑलरेडी लगाए थे, इनका एक पर्सन का एफिशिएंसी कितना है सर? एक पर्सन का 1 यूनिट है। 140 का हो जाएगा, 114 का हो जाएगा, 114 यूनिट काम। अब मुझे और लोगों को लेकर आना पड़ेगा। अब और लोगों को लेकर आना पड़ेगा, कितने लोगों को लेकर मुझे नहीं पता, जिसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है। अब आगे क्या दिया यहाँ पे? ये काम रिमेनिंग, जो रिमेनिंग काम है, जितना टाइम दिया था उतने टाइम में खत्म होना चाहिए। तो देखो 25 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, 40 में खत्म करना है, नहीं 15 दिन में काम खत्म होना चाहिए। तो रिमेनिंग जो काम है इसे करने के लिए 15 दिन मुझे चाहिए। तो अब ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? देखो सॉल्व कर रहे हैं सब लोग। ये 15 का जाएगा ऐसे 2 टाइम्स, 15 का जाएगा 2 टाइम्स, 6 बच गया, 15 जाएगा 4 टाइम्स। तो 224 इक्वल्स टू 114 प्लस एक्स आएगा, इसको इधर भेजो तो कितना आएगा सर? ये 0 1 एंड ये आएगा 1। 110 लोग और लगाएंगे। क्लियर है पॉइंट? हमारा आंसर क्या बन गया? 110 और लगेंगे टोटल एम्प्लॉइज, और 110 लोग लगेंगे टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो टाइम दिया है 15 दिन में खत्म करने के लिए और 110 लगेंगे। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर आपको ये सी गलत ऑप्शन है, यहाँ पे 110 ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है पॉइंट? तो इस सवाल का जवाब बन गया 110 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 110 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आपके सामने क्या दिए देखो। रोमन एंड सेठ are working on assignment. Roman takes 5 hours to type of 24 pages on a computer. ठीक है। देखो रोमन जो है किसी काम को करने के लिए, यानी कि जो उसका 24 पेजेस है वो 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 आवर में कितना करेगा? 24/5 करेगा पर आवर में। आगे दिया है वाइल सेठ टेक 6 आवर टू टाइप 30 पेजेस। सेठ जो है वो 30 पेजेस टाइप करने के लिए 6 आवर ले ला, यानी कि एक पेज में वो 5 पेजेस करेगा, 5 पेजेस पर आवर। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 24/5 पेजेस पर आवर मैं कह सकता हूँ? क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? ओके। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एंड 98 पेजेस असाइनमेंट। ठीक है, 98 पेजेस का असाइनमेंट है टोटल, दोनों साथ में काम करने वाले। तो ये एक घंटे में करेगा 24/5। ठीक है, और ये कितना करेगा? ये करेगा 5 पेजेस पर आवर। तो यहाँ पर आएगा 5, टाइम निकालने के लिए बोला है, तो 98 अपॉन ये 5 से 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा सर? ये आएगा 49 डिवाइड बाई 5 है जो ऊपर जाके 5 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स आएगा, यानी कि 5 2 10, 10 इज द राइट आंसर।
10 घंटे लगेंगे इस काम को करने के लिए। बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ये रहा आपके सामने। 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट बोल रहा है, 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल हमारा प्रोडक्ट कितना है, टोटल हमारा 4 एप्पल है ऐसा मान लेता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें से 3 प्रोडक्ट यानी कि 3 एप्पल वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ओके ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक एप्पल का मैं प्राइस ले लूंगा 100 रुपीज, ऐसा मान लेते हैं। तो 3 एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। इसको वो बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा 10%। आगे दिया है रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी कि जो रिमेनिंग एक एप्पल बचा है, एक एप्पल जिसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 100, इसको वो बेचता है कितने में, वो बेच रहा है 5% के लॉस में, यानी कि ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 95। तो आपको पूछा है यहाँ पे क्या है, आगे दिया है टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसको 200 का हुआ है, टोटल प्रॉफिट 200 का, टोटल जो उसको प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो है 200 रुपीज का। ठीक है, अब बनाते देखो यहाँ पे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सीपी ऑफ 3 एप्पल 300 और सीपी ऑफ 1 एप्पल 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 400, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 330 प्लस 95, 330 प्लस 95 करोगे तो कितना आएगा 5, 9 एंड 3 आएगा 12 और आएगा 425। तो हमारा यहाँ पर आ गया 425। तो मुझे बताओ यहाँ कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ पे 25 का। तो सवाल में कितना बोल रहा है, सवाल में 200 बोल रहे हैं। तो निकालने के लिए बोला आपको कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है करके, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको निकालना है 400 का प्राइस कितना होगा करके। ठीक है, तो ये जाएगा इससे 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 400 करोगे तो आंसर आएगा हमारा 3200 इज द राइट आंसर। इस सवाल का जवाब बन गया 3200 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल थे, बट हमने इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, चलो इस सवाल को एज अ होमवर्क ले लो सब लोग, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, इसको सब लोग एज अ होमवर्क की तरह ले सकते हो, इसको सॉल्व करो तब लोग, प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, काफ़ी इजी है, 52 कार्ड्स कुछ कह रहा है और डायमंड एंड क्लब का कुछ कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रूर सॉल्व करना सब लोग, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आया है करके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये इसका आंसर वन ऑफ दीज आएगा, जरूर मुझे टाइप करके बताना आपका आंसर क्या है करके। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग के अंदर दिक्कत होती है तो आप सिंपली, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें पूछ सकते हैं कि सर मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, और उसके साथ ही कुछ भी अगर आपका लास्ट मिनट क्वेरी आती है फॉर्म फिलिंग के अंदर तो आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, और ये सारे के सारे आपके मैसेज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज का कट ऑफ्स हो गया, उसके अलावा डेली क्विजेस वहाँ चलता है, करंट अफेयर की न्यूज़ वहाँ पर आती है, तो सब कुछ जो है वो सिंगल एक ही चैनल के ऊपर आपको आएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ही आप हमारा सुपर MBA बुक जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 110 क्वेश्चन हमने दिए हैं, और ये आपका जो रहेगा ई बुक है, ठीक है, ई बुक रहेगा, आप इसको ज़रूर जो है वो ट्राई कर सकते हैं, और इसका प्राइस हमने यहाँ पे दिया है 1000। और उसके साथ ही आप कैट एनमैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा टेस्ट चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ ही आपको कोई भी पेपर का यहाँ पर प्रीवियस पेपर चाहिए, यानी कि जो कैट हो गया, स्नैप हो गया, ऐसे उसके साथ ही सिलेबस हो गया और ब्लूप्रिंट हो गया, अगर कोई भी आपको डाउट या है पेपर के ऊपर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड बाकी के हमारी क्लासेस जो हमने कंडक्ट की है उसको ज़रूर देखना। थैंक यू।